हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 13 यूनाइटेड नेशंस। इस चैप्टर पे ये मेरा दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं यूएन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो दी हूँ। फर्दरमोर, एज पर योर सिलेबस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन है आपके सिलेबस में, तो मैं वो पोर्शन को पार्ट 1 वाले वीडियो में कवर की हूँ। ओके, तो पार्ट 1 जो है बहुत ही छोटा वीडियो है, मीन्स इट्स ओनली अबाउट 15 मिनट्स। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं देन मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखकर इस वीडियो में आ रहे हो। ओके, फर्दर आपके सिलेबस में क्या है? फर्दर आपके सिलेबस में है कंपोजिशन एंड एनी 4 फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं बस यही 3 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में ही पढ़ाऊंगी, बिकॉज आई विल स्ट्रिक्टली अडहर टू द न्यू रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ आईसीएसई क्लास 10 फॉर सेमेस्टर 2। ओके, इसके साथ मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी जो रिड्यूस्ड सिलेबस है आपका हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, इसको मैं पेज बाय पेज मीन्स बुक में आपको दिखाकर बता रही हूँ कि कौन सा आपके सिलेबस से कौन कौन सा पेज आपके सिलेबस में है, कौन कौन सा पेज आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है सिलेबस से रिलेटेड, देन मेक श्योर कि आप वो वीडियोस भी देख लें। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑर्गन्स ऑफ यूएन, तो यूएन के मेनली मेजर 6 ऑर्गन्स है। ओके, यूएन के 6 ऑर्गन्स है। व्हाट आर दे? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। इनमें से हम पढ़ रहे होंगे जनरल असेंबली के बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। ओके, सो जनरल असेंबली, इसका कंपोजिशन क्या है? ओके, तो ये जितने भी ऑर्गन्स है इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जनरल असेंबली। ओके, क्योंकि बाकी जितना भी ऑर्गन्स का जो फंक्शंस है ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरल असेंबली कंट्रोल करता है। ओके, सो लेट्स go ahead with the composition of general assembly, यानी कि जनरल असेंबली के मेंबर्स के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से मेंबर्स को कंस्टिट्यूट करके ये हमारा जनरल असेंबली फॉर्म हुआ है। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं सारे जनरल असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं। ओके, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स का मतलब है यूनाइटेड नेशंस में जितना भी नेशन पार्टिसिपेट किया है, जितना भी नेशन यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा है, ये सारे ही नेशंस जनरल असेंबली के भी मेंबर है। ओके, अब हर एक नेशन या हर एक स्टेट का मतलब कंट्री होता है। ओके, मीन्स जब हम हिस्ट्री या सिविक्स में हम स्टेट जब डिनोट कर रहे हैं देन इट मीन्स दैट पर्टिकुलर कंट्री। ओके, तो हर एक इधर आपके बुक में लिखा गया होगा, सी ईच स्टेट हैज 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इन द जनरल असेंबली। स्टेट का मतलब ईच कंट्री, ईच नेशन, ईच मेंबर ऑफ जनरल असेंबली हैज 5 रिप्रेजेंटेटिव्स। लाइक इंडिया एक नेशन है, इंडिया एक मेंबर है यूएन का, यानी कि इंडिया जनरल असेंबली का भी मेंबर हुआ। अब इंडिया के 5 रिप्रेजेंटेटिव्स जनरल असेंबली में होंगे, बट ऑल्दो हर एक कंट्री का 5 रिप्रेजेंटेटिव उधर प्रेजेंट है, बट हर एक कंट्री को एक ही वोट है, हर एक कंट्री के पास एक ही वोट करने का पावर है। ओके, मीन्स जब कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, देन वोटिंग से डिसीजन लिया जाएगा, या फिर मीन्स चूज किया जा रहा है कोई पोजीशन के लिए कोई पर्सन को, देन ये सब भी वोटिंग से ही होगा। तो ये केसेस में भले ही एक कंट्री से 5 जन वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट वोट एक ही होगा। अंडरस्टूड? आई होप इट्स वेरी क्लियर। The regular session of the General Assembly begins each year on 3rd Tuesday in September and continues usually until the 3rd week of December. जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा का सेशंस होते हैं,
इजंट इट? विंटर सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन, इस तरह के सेशंस होते हैं जिसमें क्या होता है, मीटिंग्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया जाता है और उसके लिए सॉल्यूशंस निकाला जाता है, प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से जनरल असेंबली का भी डिफरेंट डिफरेंट सेशन होता है। ओके, तो एक रेगुलर सेशन जनरल असेंबली का स्टार्ट मीन्स एक साल में एक बार सेशन होगा। तो ये स्टार्ट होता है ऑन थर्ड ट्यूसडे इन सितंबर। ओके, सितंबर के थर्ड ट्यूसडे से स्टार्ट होकर दिसंबर के थर्ड वीक तक ये चलता रहता है। ओके, एट द स्टार्ट ऑफ ईच रेगुलर सेशन द असेंबली इलेक्ट्स अ न्यू प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट्स and the chairman of the assembly's 6 main committees. Okay, as इधर की अगर हम बात करें, इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, देन क्या होता है, फर्स्ट सेशन में वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, isn't it? राज्यसभा के स्पीकर मीन्स राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर्स को इलेक्ट करते हैं, isn't it? इसी तरह से जो जनरल असेंबली के सेशन के पहले दिन में ही ये प्रेसिडेंट का, 21 वाइस प्रेसिडेंट्स का एंड जो असेंबली का 6 मेन कमिटीज है, असेंबली का फिर कमिटीज है। ओके, असेंबली के 6 मेन कमिटीज के लिए चेयरमैन का इलेक्शन होता है। ओके, एट द स्टार्ट ऑफ ईच रेगुलर सेशन। ओके, to ensure equitable geographical representation, the presidency of the assembly rotates each year among 5 groups of states. Means ऐसा ना हो कि बस एक ही जगह से लोग बार बार प्रेसिडेंट बनते जा रहे हैं। तो ये नहीं होने के लिए मीन्स ये इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स ऑकर होने से बचने के लिए क्या किया जाता है, पूरे वर्ल्ड को 5 स्टेट्स में 5 ग्रुप में बांटा गया है। दैट इज अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड करीबियन एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स। इस तरह से बांटा गया है। और मीन्स क्या किया जाता है, जो प्रेसिडेंसी का जो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो रोटेट किया जाता है। लाइक इस साल अगर कोई अफ्रीका से बना, देन अफ्रीका के अंडर जितने भी स्टेट्स आ रहे होंगे, अफ्रीका के अंडर जितने भी मेंबर कंट्रीज आ रहे होंगे, उनमें से कोई बना तो नेक्स्ट ईयर, और अफ्रीका के अंडर जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट ईयर एशिया स्टेट के, एशिया जो कंटिनेंट है या फिर एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं उनमें से कोई बनेगा। फिर अगले साल ईस्टर्न यूरोप से कोई बनेगा। इस तरह से जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होता रहता है। Understood? Special sessions are convened by the Secretary General at the request of the Security Council or by a special request by a majority of members. अगर Security Council रिक्वेस्ट करता है या फिर majority of members रिक्वेस्ट करते हैं, then ये जनरल सेशंस के अलावा स्पेशल सेशंस भी होता है जनरल असेंबली का। Okay, now decisions on important matters are made by a 2/3 majority. Okay, तो कोई अगर इम्पोर्टेंट मैटर पे डिसीजन लेना है, देन वो डिसीजन 2/3 मेजोरिटी के साथ ही लिया जाता है। मीन्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ द जनरल असेंबली जो कहेगा वही डिसाइड किया जाएगा। दीज मैटर्स, अब कौन कौन से हैं ये इम्पोर्टेंट मैटर्स? इलेक्शन ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, admission of new members, suspension or expulsion of members, budgetary issues etc. तो ये है वो important matters। इस तरह के important matters पे decision लिया जाता है। Okay, decisions on other questions are made by a majority of members present and voting। तो इससे पहले मैं जो कुछ important matters को list की, ये matters पर decision means almost ऑल मेंबर्स प्रेजेंट होंगे जनरल असेंबली का, देन 2/3 मेजोरिटी के बेसिस पर किया जाता है। बट जो और कोई क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, देन उन सब पे जो डिसीजन है वो जो है उसे
मीन्स मेजोरिटी जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसमें से मेजोरिटी जो कह रहा होगा मीन्स उनका ही डिसीजन एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, तो हम कंपोजिशन, जनरल असेंबली का कंपोजिशन हम कवर कर लिए। अब हम कवर करेंगे फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस। तो एज पर योर सिलेबस यू हैव टू मीन्स यू शुड रिमेंबर 4 फंक्शंस। सो इट्स ऑब्वियस कि मीन्स देयर इज अ हाई चांस कि ये जो यूएन से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले। ओके, यूएन से रिलेटेड आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले। ओके, क्योंकि एज यू नो एमसीक्यू 10 मार्क का है और बाकी आपका लिखने का है, मीन्स राइटिंग पोर्शन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। सो देयर इज अ हाई चांस कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आपको यूएन का क्वेश्चन आ सकता है, लाइक राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और ये 3 जो है ऑर्गन दे देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंपोजिशन एंड फंक्शन अच्छी तरह से पढ़ें, और भले ही 4 फंक्शंस कहा गया हो बट इट्स बेटर कि आप सारे फंक्शंस रीड करें एंड एटलीस्ट 6 फंक्शंस हर एक ऑर्गन का याद रखें। ओके, टू बी ऑन द सेफर साइड। अब स्टार्ट करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। टू कंसिडर एंड मेक recommendations on the principles of cooperation in the maintenance of international peace and security, to discuss any question relating to international peace and security. Okay, so okay, just a minute. Yes, हम पहला जो पॉइंट है that is to consider and make recommendations on the principles of cooperation in the maintenance of international peace and security. Okay, UN as you know बना ही है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। सो एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि जनरल असेंबली इसका एक मेन ऑर्गन है, तो इसी वजह से किस तरह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, और प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन मीन्स हम कैसे हर एक कंट्री किस तरह से कोऑपरेट करे एक दूसरे से ताकि वॉर्स वगैरह ना हो। तो ये सब पे रिकमेंडेशन और डिसीजंस लिया जाता है जनरल असेंबली में। नेक्स्ट है टू डिस्कस एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एक्सेप्ट where a dispute or situation is currently being discussed by the Security Council to make recommendations on it। यानी कि कोई भी इशू है, ओके, कोई भी 2 कंट्रीज के बीच में या 3 कंट्रीज के बीच में एक इशू है जो वॉर और पीस और सिक्योरिटी मीन्स जो एक वॉर में जा सकता है, जो एक वॉर होने का रीजन बन सकता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को खतरा है, देन इस तरह के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है मीन्स डिस्कस करके उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला जाता है। ओके, ये एक फंक्शन है, बट ये फंक्शन जो है जो डिस्कस करेंगे इशू, ये जो भी हम इशू ले रहे होंगे हम वो पर्टिकुलर इशू को तभी ले सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर इशू सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो रहा है, देन हम वैसे इश्यूज को जनरल असेंबली में भी डिस्कस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? अगर सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है यूएन का, इजंट इट? अगर सिक्योरिटी काउंसिल में वही इशू के बारे में डिस्कशन चल रहा है, देन हम वो इशू को जनरल असेंबली में भी लेकर डिस्कस नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस फंक्शन। द थर्ड वन इज to discuss and make recommendations on any question within the scope of the charter or affecting the powers and functions of any organ of the United Nations. Okay? Means ऐसा कोई क्वेश्चन रेज करना जो यूएन चार्टर के स्कोप में हो। स्कोप में होने का मतलब है जो यूएन चार्टर का जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी फंक्शंस है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड है उसके अंदर में आता हो। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस को रेज करना। एंड फर्दरमोर या फिर वो यूनाइटेड नेशन के पावर या फंक्शन को अफेक्ट कर रहा हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर कोई वॉर होने का चांसेस है और यूनाइटेड नेशंस उसमें बिल्कुल भी
इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मीन्स अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है और ये जो वॉर होने का सिचुएशन है उसे रोक नहीं रहा है, देन द मेंबर कंट्रीज कैन रेज अ क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन के पास इतना पावर है कि वो ये जो वॉर लाइक सिचुएशन को मीन्स हैंडल कर सके, इजंट इट? बट अगर यूनाइटेड नेशंस वो नहीं कर रहा है, देन मेंबर कंट्रीज कैन डेफिनेटली रेज अ क्वेश्चन। ओके, तो ये है क्वेश्चन का मतलब, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, फोर्थ इज टू इनिशिएट स्टडीज एंड मेक रिकमेंडेशंस टू प्रमोट इंटरनेशनल पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मीन्स इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में का पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये सब जो फील्ड्स है इन सबको स्टडी करना और रेकमेंड करना कि किस तरह से ये सारे फील्ड्स पर मीन्स हम और डेवलप कर सकते हैं, ये सारे फील्ड्स को हम अपने कंट्रीज में या फिर एज अ नेशन या फिर इंटरनेशनली हम कैसे इन सब पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। कहीं पर झगड़ा हो रहा है, देन वो यूएन जनरल असेंबली जो है रेकमेंड कर सकता है कि मीन्स ऐसे डिस्प्यूट ना हो और मीन्स सेटलमेंट करने का, दोनों कंट्रीज या फिर जो भी जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है वो उनसे बात करके ये डिस्प्यूट के लिए एक डिस्प्यूट के लिए एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, मीन्स दे कैन रेकमेंड कि इस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट इज टू रिसीव एंड कंसिडर रिपोर्ट्स फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। ओके, तो जितने भी दूसरे ऑर्गन्स है यूएन के एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इन सब से रिपोर्ट्स जो है इन सब जो है ये बाकी जितने भी ऑर्गन्स है, ये सब ऑर्गन्स रिपोर्ट्स जो डिफरेंट इश्यूज पर वो लोग बना रहे होंगे वो सब सबमिट करेंगे जनरल असेंबली में। ओके, नेक्स्ट इज टू कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड टू अपोर्शन द कंट्रीब्यूशंस अमंग मेंबर्स। यस, एज यू नो, यूनाइटेड नेशंस एक इतना बड़ा पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सो इट्स ऑब्वियस कि इट नीड अ गुड अमाउंट ऑफ फंड, इजंट इट? अच्छा खासा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए, तभी जाकर ये यूनाइटेड नेशंस जो है अपना काम मीन्स इंटरनेशनली पीस, इंटरनेशनली सिक्योरिटी और बहुत सारे इश्यूज जो पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं उनके बारे में स्टडी कर रहा है, इजंट इट? तो ये जो सब भी कर रहा है, ये सब करने के लिए पैसों की जरूरत है। सो इट्स ऑब्वियस कि फंड आ रहा है जहां से यूएन और जनरल असेंबली और सारे ऑर्गन, यूएन के सारे ऑर्गन्स को पैसा मिल रहा है। सो जो बजट है मीन्स यूएन का बजट, मीन्स यूएन कितना अमाउंट, कितना मनी यूज करेगा डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट कामों के लिए, तो वो बजट कौन प्रिपेयर करेगा? जनरल असेंबली प्रिपेयर करेगा। एंड कौन से कंट्री एंड टू एंड टू अपोर्शन द कंट्रीब्यूशन अमंग मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में ये जो फंड रिक्वायर्ड है, जो बजट है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जनरल असेंबली ही करेगा। नेक्स्ट इज टू इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जब हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसका कंपोजिशन में देखेंगे परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। सो जनरल असेंबली का ये पावर है, ये फंक्शन है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करे। फर्दरमोर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, इन सब के भी नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करे। एंड टू इलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जजेस को भी जनरल असेंबली ही इलेक्ट करता है। ओके, एंड द लास्ट पावर एंड फंक्शन इज टू अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सेक्रेटरी जनरल को भी जनरल असेंबली ही अपॉइंट करता है, बट वो खुद डिसीजन नहीं लेता। ये डिसीजन मेकिंग में सिक्योरिटी काउंसिल भी अपना रिकमेंडेशन देता है
जनरल असेंबली को. ओके, सो विद दिस वी कवर जनरल असेंबली. नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल. सो लेट्स सी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानते हैं. सिक्योरिटी काउंसिल इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. एग्जीक्यूटिव बॉडी क्यों कहा गया है? सी, इसके नेम से पता चलता है. सिक्योरिटी मीन्स इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिक्योरिटी. तो इस तरह के सिचुएशंस में जो आगे बढ़ के जो स्टेप्स लेते हैं वो सब करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल. इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूएन कहा गया है. ओके, सो लेट्स सी द कंपोजिशन. द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स. ओके, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं. इट हैज 5 परमानेंट मेंबर्स. ओके, इसके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं. सो यू शुड रिमेंबर कौन कौन से है वो 5 परमानेंट मेंबर्स. कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, देन रशिया, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, तो ये सब है सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स. You should definitely remember these names. Okay, so तो नेक्स्ट हम नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में जानेंगे. ओके, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स मीन्स आफ्रो सी द रीजनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. यस, एज आई सेड इन द बिगनिंग कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. तो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है? ओके, मींस देयर रीजनल रिप्रेजेंटेशन क्या है देखते हैं. पहला है एफ्रो एशियन कंट्रीज, यानी कि अफ्रीका एंड एशिया, ये दोनों कंटिनेंट से कंट्रीज. ओके, सो इस तरह से अफ्रीका और एशिया से 5 कंट्रीज, 5 नेशंस होते हैं. फर्दरमोर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज 2 ठो, वेस्ट यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज 2 ठो, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज 1. टोटल हमारा हो गया 10 कंट्रीज. ओके, ये है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. The 10 non-permanent members are elected by the General Assembly by a 2/3 majority for a term of 2 years. See, just थोड़ी देर पहले जब मैं जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा रही थी, then आपका ये है पॉइंट नंबर 8. क्या लिखा गया है? To elect the non-permanent members of the Security Council, isn't it? तो यही जो 10 non-permanent members है, इन्हें इलेक्ट करता है जनरल असेंबली बाय अ 2/3 मेजोरिटी. ओके, a retiring member is not eligible for immediate re-election. मीन्स सपोज एक पूरा टर्म में कोई कंट्री है, सपोज इंडिया एक टर्म में सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर था, देन वो टर्म खत्म होने के बाद फिर से तुरंत इंडिया इलेक्शन के लिए स्टैंड नहीं कर सकता. ओके, यही लिखा गया है. अ रिटायरिंग मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन. The presidency of the council rotates monthly according to the English alphabetical listing of its member states. Okay, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, इनका मीन्स ये प्रेसिडेंसी रोटेट करता है, हर मंथ चेंज होता है. अंडरस्टूड? एंड दे आर डिसाइडेड अगेन, ये रोटेट होता है यानी कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी मेंबर नेशंस हैं तो उनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है एंड देन उसे मीन्स जो कंट्री का नाम पहले आएगा उधर के प्रेसिडेंट बनेंगे. देन नेक्स्ट कंट्री, इस तरह से रोटेट होता रहता है. हर मंथ प्रेसिडेंट चेंज होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे वीटो पावर के बारे में. वीटो, VETO, वीटो पावर. Each member of the Security Council has 1 vote. Again, Security Council में 15 members हैं, इनमें से हर एक मेंबर के पास 1 वोट होता है. ओके,
Decisions on procedural matters are made by an affirmative vote of 9 members, including the concurring votes of all 5 permanent members. Means कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, जो प्रोसीजरल मैटर्स में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, देन मीन्स वो डिसीजन अप्रूव कब होगा, जब affirmative vote of 9 members हो, मीन्स 9 members, टोटल 15 members में से 9 members उसे अप्रूव कर रहे हो. ओके, affirmative पॉजिटिव अप्रोच हो, मीन्स उसे अप्रूव कर रहे हो. इसके साथ साथ जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनमें से 5 के 5, ओके, 5 से 5 आउट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स शुड ऑल्सो गिव अ अफर्मेटिव वोट. तब जाकर ही वो डिसीजन पास किया जाता है या अप्रूव किया जाता है. अंडरस्टूड? द नेगेटिव वोट ऑफ ए परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड अ वीटो. अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बोली, अफर्मेटिव वोट होना चाहिए, मीन्स दे आर सपोर्टिंग दैट डिसीजन. अब नेगेटिव वोट भी होता है, मीन्स दे आर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीजन, जिसे कहा जाता है वीटो. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके 1 मार्कर में भी आ सकता है या फिर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है. द नेगेटिव वोट ऑफ ए परमानेंट मेंबर, नेगेटिव वोट सारे मेंबर्स के नहीं, परमानेंट मेंबर्स के. अंडरस्टूड? द नेगेटिव वोट ऑफ ए परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड अ वीटो. नेक्स्ट, the council is powerless to act if any of the 5 permanent members uses the veto power. इनमें से कोई भी डिसीजन के लिए मीन्स वोटिंग चल रहा है, देन अगर इनमें से ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनमें से अगर कोई एक मेंबर भी अपना वीटो पावर यानी कि नेगेटिव वोटिंग का पावर यूज कर दिया, देन वो पर्टिकुलर डिसीजन अप्रूव नहीं किया जाएगा. अंडरस्टूड? बट अगर कोई मेंबर वोट ही नहीं कर रहा है, देन उसका मतलब वीटो नहीं होता. अंडरस्टूड? इफ अ मेंबर इज अब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग, देन इट्स नॉट वीटो. वीटो का मतलब है टू ओपोज, टू हैव अ नेगेटिव वोट. अंडरस्टूड? तो हम कंपोजिशन के बारे में और वीटो पावर के बारे में डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस एंड पावर्स के बारे में. The functions and powers of the Security Council are to maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations. United Nation के principle और objective के हिसाब से international peace और security को maintain करना. Next है to investigate any dispute or situation which might lead to international friction and to take military action against an aggressor. Means again as I said, कहीं पर कोई means झगड़ा होने का situation है, okay, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, देन वो इस तरह के मैटर्स में सिक्योरिटी काउंसिल इन्वेस्टिगेट करेगा कि गलती किसके मीन्स कौन गलत कर रहा है या फिर किसके बातों में जस्टिस है. देन इट विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट. या फिर अगर कोई एग्रेसर है, मीन्स कोई नेशन या कोई पर्टिकुलर ग्रुप या नेशन पहले जाकर अटैक कर रहा है, देन इस तरह के एग्रेसर्स के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन. अंडरस्टैंड? मीन्स सिक्योरिटी काउंसिल के सोल्जर्स जो भी हैं वो मिलिट्री एक्शन लेंगे इस तरह के एग्रेसर्स के अगेंस्ट. नेक्स्ट इज to recommend methods of adjusting such disputes or the terms of settlement. मीन्स इस तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा है, देन उसको सेटल करने के लिए कोई एडवाइस देना या फिर कोई प्लान बताना. नेक्स्ट इज टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिस्टम टू रेगुलेट आर्मामेंट्स. आर्मामेंट प्रोडक्शन जो पूरे इंटरनेशनली जो नेशंस कर रहे हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, मीन्स ऐसा ना हो कि एक नेशन बहुत सारा आर्मामेंट्स बना रहा हो, तो इस तरह का घटना होने से रोकने के लिए ये लोग प्लान्स और रूल्स बनाते हैं. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द एक्सिस्टेंस ऑफ ए थ्रेट to the peace
or act of aggression and to recommend what action should be taken. पता करना कि कहीं पर मीन्स ऐसा डिस्प्यूट होने का चांसेस है क्या, या फिर पूरा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने जैसा कोई एलिमेंट है क्या है. अगर पता चला है देन उसे हटाने के लिए कोशिश करना. मीन्स रेकमेंड करना कि क्या एक्शन लेना चाहिए, मीन्स क्या करने से ये हट जाएगा. अंडरस्टूड. ये थ्रेट जो है, वॉर का थ्रेट जो है वो हट जाएगा. नेक्स्ट इज टू कॉल ऑन मेंबर्स टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शंस and other measures not involving the use of force to prevent or stop aggression. Okay, means जितने भी members सिक्योरिटी काउंसिल के उन्हें कॉल करना और इकोनॉमिक सैंक्शंस देने के लिए कॉल करना. ओके, बुलाना. ओके, इकोनॉमिक सैंक्शंस देने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को इकोनॉमिक सैंक्शंस देने के लिए कॉल करना, ताकि इस तरह के वॉर या फिर डिस्प्यूट्स को वो सेटल कर सके. नेक्स्ट इज टू टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एग्रेसर. जो भी एग्रेसर नेशन होगा, एग्रेसर ग्रुप होगा, उनके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेना. टू रिकमेंड द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स. देन टू एक्सरसाइज द ट्रस्टीशिप फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन स्ट्रैटेजिक एरियाज. एंड द लास्ट वन इज टू रिकमेंड टू द जनरल असेंबली द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल and together with the assembly to elect the judges of the International Court of Justice. इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जब मैं जनरल असेंबली का फंक्शन आपको बता रही थी तब मैं आपको बताई थी कि जो फंक्शन है जनरल असेंबली का, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी एडवाइस करता है, रेकमेंड करता है. क्या चीज के लिए रेकमेंड करता है? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंड टू इलेक्ट द जजेस ऑफ द International Court of Justice. Okay, so with this we covered the composition, veto power and functions of Security Council. Next हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में. ओके, सो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रही थी कि बाकी जितने भी ऑर्गन है, लाइक जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इन सब का हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यूयॉर्क में ही है, न्यूयॉर्क यूएसए में ही है, एक्सेप्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर्स है हैग में इन नेदरलैंड्स. इट इज सिचुएटेड, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICJ, International Court of Justice, is situated at the Hague, that is in Netherlands. Okay, it began work in 1946. Okay, अब कंपोजिशन की तरफ चलते हैं. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मीन्स आपको नेम से ही पता चल रहा है कि they will do judicial, means it will be a judicial body. Okay, giving justice. Okay, its main function would be to give justice. Okay, so let's see. और इंटरनेशनल लॉज को फ्रेम करना, उसे ओके, सो ये लॉ, जस्टिस, इस सब से ही रिलेटेड होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फंक्शंस. एनीवे, फर्स्ट लेट्स सी द कंपोजिशन. The court is composed of 15 judges elected to 9-year terms of office by the United Nations General Assembly and Security Council sitting independently of each other. ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ, जब जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का हम फंक्शंस डिस्कस किए थे उधर हम बताए थे कि जो जजेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उन्हें जनरल असेंबली के और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. ओके, तो आईसीजे में कितने जजेस हैं? 15 जजेस हैं एंड दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 9 years. ओके, 9 साल के लिए ये जजेस को इलेक्ट किया जाता है. ओके, इट मे नॉट इंक्लूड more than one judge from any nationality. मीन्स कोई भी पर्टिकुलर नेशन से एक से ज्यादा जजेस ये ग्रुप ऑफ जजेस में नहीं होंगे. ये 15 जजेस में
एक नेशन को रिप्रेजेंट करके, मीन्स एक नेशन से बस एक ही जज हो सकते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 3 years फॉर 1/3 ऑफ द सीट्स एंड रिटायरिंग जजेस में बी री इलेक्टेड। यानी कि हर 3 साल में इलेक्शंस होता है। ओके, ऑल्दो इनका टर्म 9 years है, बट इनमें से 1/3 जजेस जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये जो 1/3 सीट है इसको फिल करने के लिए हर 3 साल में इलेक्शंस होता है। एंड जो जज अब रिटायर है, ही इज ऑल्सो एलिजिबल, ही और शी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन कंसेक्यूटिवली। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट do not represent their governments but are independent magistrates। तो ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट के मेंबर्स हैं वो अपने कंट्री के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टूड? दे आर जस्ट independent magistrates, okay? So they should abide the international laws। Understood? ऐसा नहीं है कोई इंडिया का कोई ICJ में जज है, दैट इट डजंट मीन कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उधर, ओके? एंड ही विल नॉट गवर्न और ही विल नॉट हियर केसेस एज पर, और ही विल नॉट अबाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो उधर फॉलो नहीं करेंगे, ओके? So he or she has to abide the international laws। Understood? Yes, so that is they are independent magistrates। The judges must possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial office or be jurist of recognized competence in इंटरनेशनल लॉ। अब इधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जज बनने का एलिजिबिलिटी क्या है? जज बनने का एलिजिबिलिटी ये है कि वो पर्टिकुलर जज जो है अपने कंट्री में सबसे हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन होल्ड करने को एलिजिबल हो। लाइक एज यू नो, इंडिया में सबसे हाईएस्ट पोजीशन क्या है? चीफ जस्टिस का है, इजंट इट? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। सो जो पर्सन जिसका ये एलिजिबिलिटी हो कि वो अपने लाइक इंडिया में अगर एक पर्सन का एलिजिबिलिटी है कि वो चीफ जस्टिस बन सकता है, देन ही इज ऑल्सो एलिजिबल टू स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर द एज अ जज ऑफ ICJ। अंडरस्टूड? दिस इज द क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट इज द कोर्ट इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर a 3-year term। They may, when their term expires, be re-elected। The court has the power to appoint its registrar। registrar को अपॉइंट करने का पावर जो है वो कोर्ट के पास ही होता है। तो ये था ICJ के कंपोजिशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। पहला है द पार्टीज। Only member states may apply to and appear before the court। The member states of the United Nations are entitled to appear and apply before the International Court of Justice। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन अपना केस लेकर जा सकता है? सी, यूनाइटेड, एज यू नो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है। तो इसका मतलब है यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं, यूएन के जितने मेंबर नेशंस हैं, वो लोग ही ICJ में केस फाइल करा सकते हैं, ओके? नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ एप्लीकेबल लॉ। द कोर्ट डिसाइड्स केसेस इन accordance with the international treaties and conventions in force, international customs, general principles of law, and as subsidiary means judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicist। अब एक कोर्ट है, देन इट्स ऑब्वियस कि लॉ भी होगा। तो ये जो लॉ का सोर्सेस क्या है? सो दे आर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। पूरे वर्ल्ड, पूरे इंटरनेशनली जो ट्रीटी और कन्वेंशन बनाया गया है उसे बेस करके ये लोग अपना लॉ, अपना जो भी व्हाट यू से जजमेंट है वो पास कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल कस्टम्स को फॉलो करके, देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को फॉलो करके, एंड इसके अलावा
कुछ बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट के जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स को भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ जजेस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज voluntary jurisdiction. The court is competent to entertain a dispute if the states concerned agree to take the issue to it. Okay, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट को कोर्ट तभी सुनेगा या फिर तब सुन सकता है जब जितने भी स्टेट्स या फिर दोनों नेशंस जो ये डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है वो आकर आईसीजे को कहे कि दे आर रेडी टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर आईसीजे, तभी जाकर ये आईसीजे वो केसेस को सुन सकता है. ओके, नेक्स्ट इज कंपल्सरी jurisdiction. The court has compulsory jurisdiction in the following areas. Against the background that a large number of treaties provide that disputes are submitted to the court. Next is its jurisdiction extends to disputes pertaining to the interpretation of international law and reparation, that is compensation to be made for the breach of an international obligation. Okay. सो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कौन कौन से एरियाज में आईसीजे खुद ब खुद मीन्स उनका ये ड्यूटी है, मीन्स दे मस्ट डू इट. फर्स्ट इज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटीज आर सबमिटेड टू द कोर्ट. ओके, एंड द सेकेंड वन इज इट्स जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स टू डिस्प्यूट्स, मीन्स ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो पूरे इंटरनेशनल लॉ को अफेक्ट कर रहा है, देन इट्स द ड्यूटी ऑफ आईसीजे कि वो केस को वो सुने. ओके, नेक्स्ट इज रिपेरेशन, मीन्स कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, मीन्स कोई ट्रीटी है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें कुछ लिखा गया है, तो वो ट्रीटी का कोई भी पॉइंट को अगर कोई तोड़ रहा है, कोई कंट्री या कोई नेशन तोड़ रहा है, देन उस पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्शन ले सकता है. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज एडवाइसरी ओपिनियंस, मीन्स कहाँ पर आईसीजे एडवाइस, अपना एडवाइस जो है दे सकता है. The advisory procedure of the court is open solely to international organizations. The only bodies at present authorized to request advisory opinion of the court are 5 organs of the United Nations and 16 specialized agencies of the United Nations family. तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास ये राइट है कि वो आईसीजे से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइस मांग सकता है. एट प्रेजेंट जो हमारा 5 ऑर्गन्स है, इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अगर हम छोड़ देंगे देन बाकी हमारा 5 ऑर्गन्स बच रहे हैं यूएन के. ये 5 ऑर्गन्स एंड फर्दर मोर इसके अलावा कुछ एजेंसीज है यूएन का, इजंट इट? तो लाइक WHO, यूनेस्को, इन सब के पास भी राइट है कि वो आईसीजे से एडवाइसरी या फिर एडवाइसेस या ओपिनियंस ले सकता है. अंडरस्टूड? सिंस 1946 जब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फंक्शन में आया है, अभी तक वो 24 एडवाइसरी ओपिनियंस दे चुका है. ओके, द नेक्स्ट फंक्शन इज कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. The court has played a significant role in the codification of international law. It examines international conventions, international customs, judicial decisions, and general principles of law in the process of codification. Okay, and the last one is evolving procedures for peaceful settlement of disputes. बहुत सारे नए तरीकों से disputes को settle करना. Okay, the court may recommend appropriate procedures for methods of settlement during or at the end of the case. एक केस एंड होने के बाद में या फिर जब वो केस की सुनवाई हो रही हो, तब कोर्ट बहुत सारे मेथड्स रेकमेंड कर सकता है जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सके.
The decision of the court is made by the majority of the judges present. जितने भी जजेस प्रेजेंट होंगे उनमें से मेजोरिटी का ओपिनियन लेकर डिसीजन फ्रेम किया जाता है. A member of the United Nations is obliged to comply with the decision of the court in any case to which it is party. तो अगर एक कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, then it is obvious for that country कि वो जो भी कोर्ट का कोर्ट जो भी कहेगा, ओके, जो भी वो डिसीजन देगा कोर्ट, देन उसे वो सुनना पड़ेगा अगर वो पर्टिकुलर कंट्री कोई केस के लिए अप्लाई किया होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या फिर कोई केस में वो एक वो इन्वॉल्व होगा. अंडरस्टूड. If any party fails to comply and fulfill its obligation, the other party may take up the matter in the Security Council. अगर कोई नेशन, अगर कोई कंट्री उन जो कोर्ट का डिसीजन है उसे फॉलो नहीं कर रहा है, उसे ओबे नहीं कर रहा है, देन वो मैटर को सिक्योरिटी काउंसिल में ले लिया जाता है एंड देन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर नेशन के अगेंस्ट किस तरह का एक्शन लेना चाहिए. अंडरस्टूड. सो विद दिस वी कवर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंपोजिशन एंड फंक्शन. ओके, सो here we come to the end of this video. तो ये वीडियो के साथ हम चैप्टर 13 यूनाइटेड नेशंस भी कवर कर चुके हैं. तो अब तक सेमेस्टर 2 के लिए आपका, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड अब यूनाइटेड नेशंस भी कंप्लीट कर लिए. और सिविक्स की बात करें, देन प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इतने सारे टॉपिक्स आपके कवर कर इतने सारे टॉपिक्स आपका कवर हो चुका है. जो भी जितने भी टॉपिक्स बाकी हैं उन सब पर वीडियोस जल्द ही आ रहा होगा. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय.